नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं रिटेल इकोसिस्टम की, यानी मॉडर्न कॉमर्स असल में काम कैसे करता है। सोचिए, ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम की तरह है। एक छोटे से ब्रांड डीएनए से शुरू होकर ये एक विशाल फिजिकल स्पेस यानी मॉल तक कैसे फैलता है, ये पूरी जर्नी वाकई कमाल की है। एक छोटा सा आइडिया कैसे एक मल्टीनेशनल एम्पायर बनता है और वो एम्पायर कैसे काम करता है, आइए इसे डिकोड करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले ब्रांडिंग की ताकत, फिर देखेंगे कि आइडेंटिटी और इमेज में क्या फर्क है। उसके बाद बात होगी फ्रैंचाइजिंग के मैकेनिज्म की और इसमें फ्रैंचाइजर और फ्रैंचाइजी का रोल क्या होता है। फाइनली हम समझेंगे मॉल मैनेजमेंट को और देखेंगे कि आज के डिजिटल युग में मॉल्स का भविष्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है द पावर ऑफ ब्रांडिंग। यही वो नींव है जिस पर पूरा रिटेल इकोसिस्टम टिका होता है। अब ये ब्रांड आइडेंटिटी आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी की पर्सनैलिटी, उसका मिशन, विजन और बिहेवियर है। सबसे खास बात, ये पूरी तरह से एक इंटरनल चीज है। इसे कंपनी के फाउंडर्स और स्टेक होल्डर्स खुद बनाते और कंट्रोल करते हैं। मतलब ये बिजनेस की असली आत्मा है। कोई भी बिजनेस तब तक सही मायनों में ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसे ये क्लैरिटी ना हो कि उसका असल मकसद क्या है और वो दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहता है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। डिज्नी को ही ले लीजिए। उनका पूरा फोकस बेहतरीन कहानियों और इमोशंस के जरिए मैजिक क्रिएट करने पर होता है। एप्पल की बात करें तो वो सिर्फ गैजेट्स नहीं बनाते, बल्कि वो मिनिमलिज्म, यूजर सेंट्रिक डिजाइन और प्रीमियम इनोवेशन का ग्लोबल सिंबल बन चुके हैं। और कोका कोला, वो पीढ़ियों से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि खुशी और दोस्ती प्रमोट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ मार्केटिंग स्लोगन्स नहीं हैं, बल्कि इनके ब्रांड डीएनए का हिस्सा हैं, जो इनके हर प्रोडक्ट में आपको महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस इमेज, यानी जो मिशन कंपनी अंदर सोचती है और जो पब्लिक बाहर मानती है, उसमें क्या फर्क है? ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रांड आइडेंटिटी कंपनी की कोर सोल है, जो पूरी तरह से उसके अपने कंट्रोल में होती है। लेकिन ब्रांड इमेज वो बाहरी परसेप्शन है। पब्लिक और सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, ये आपकी इमेज है। और सच तो ये है कि इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कस्टमर्स के एक्सपीरियंस, उनकी बातचीत, इन सबसे इमेज खुद ब खुद बनती और बदलती रहती है। एक सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा कोशिश करता है कि उसकी आइडेंटिटी और इमेज के बीच का ये गैप कम से कम हो। तो अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, कोई बिजनेस अपनी इस सावधानी से बनाई गई ब्रांड आइडेंटिटी को बिना सारा फाइनेंशियल रिस्क उठाए स्केल कैसे करता है? मान लीजिए किसी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को 100 अलग-अलग शहरों में खोलना है, तो सारा पैसा और मैनेजमेंट एक इंसान कैसे करेगा? यहीं से एंट्री होती है बिजनेस एक्सपेंशन के एक बेहद पावरफुल प्रोसेस की। और वो प्रोसेस है द मैकेनिक्स ऑफ फ्रैंचाइजिंग, यानी अपने ब्रांड डीएनए का विस्तार करना। फ्रैंचाइजिंग बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल वाला इंसान किसी दूसरे को अपने ट्रेडमार्क और एस्टैब्लिश सिस्टम्स यूज करने का राइट देता है। इस मॉडल से ब्रांड बड़े आराम से रीजनल या इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कर सकता है, वो भी बिना ओरिजिनल क्रिएटर के बड़े फाइनेंशियल रिस्क के। देखा जाए तो ये ब्रांड के डीएनए की क्लोनिंग है। आप सफलता के फॉर्मूले को बस नई जगहों पर कॉपी कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के रोल्स की। ये एक बहुत ही शानदार सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच काम का बंटवारा बहुत ही क्लियर और बैलेंस्ड होता है। फ्रेंचाइजर यानी जो ओरिजिनल क्रिएटर है, वो एक प्रूवन बिजनेस मॉडल, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और लगातार सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उनका मेन काम है ब्रांड को बचाए रखना। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी इस बिजनेस को जमीन पर उतारता है। वो इनिशियल फीस देता है, रोजमर्रा के खर्चे उठाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस लोकेशन पर ब्रांड के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो एक फ्रेंचाइजी की लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है। उन्हें ऑपरेशंस मैनुअल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है ताकि दुनिया के किसी भी कोने में कस्टमर को सेम एक्सपीरियंस मिले। एम्प्लॉयज की सैलरी देनी होती है, लोकेशन का भारी रेंट भरना होता है, पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी और एडवर्टाइजिंग फीस देनी होती है और हर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करनी होती है। तो भाई, ये कोई पैसिव रोल नहीं है, इसमें तगड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सॉलिड इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट लगता है। अब जरा सोचिए, जब ये ब्रांड्स फ्रेंचाइजिंग के थ्रू तेजी से एक्सपैंड कर लेते हैं और हजारों नए स्टोर्स खोल लेते हैं, तो ये फिजिकली ऑपरेट कहाँ करते हैं? अपने कस्टमर बेस तक पहुंचने के लिए उनका सबसे बड़ा और सही ठिकाना क्या होता है? वो ठिकाना है मॉल।
तो आप समझते हैं मैनेजिंग द मॉल इकोसिस्टम को, रिटेल के लिए एक्चुअल फिजिकल हैबिटेट। मॉल मैनेजमेंट के पीछे के इकोनॉमिक्स को डिकोड करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ONM या कैम चार्जेस, यानी कॉमन एरिया मेंटेनेंस। ये वो छिपे हुए चार्जेस हैं जो मॉल की शेयर्ड फैसिलिटीज को स्मूथली चलाने के लिए हर महीने टेनेंट से लिए जाते हैं। एक बात एकदम क्लियर कर दूं, इसमें किसी दुकान के अंदर की बिजली या पानी का बिल शामिल नहीं है, उसका बिल अलग से आता है। ये चार्ज सिर्फ उस पूरे बड़े इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए है जिसमें वो दुकानें मौजूद हैं। और ये जानकर वाकई हैरानी होगी कि इन भारी भरकम ONM चार्जेस का 80% हिस्सा, जी हाँ 80%, सिर्फ और सिर्फ मॉल के कॉमन एरियाज को मैनेज करने में चला जाता है। जैसे चौड़े कॉरिडोर, वॉशरूम्स, एस्केलेटर्स और विशाल पार्किंग। एक प्रीमियम शॉपिंग एनवायरनमेंट बनाने में कितनी भारी कैपिटल लगती है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक फैसिलिटी मैनेजर को मॉल ऑपरेट करने के लिए बहुत इंटेंस काम करना पड़ता है। इसकी कल्पना एक छोटे से शहर को चलाने जैसी है। वहाँ 100% बैकअप के साथ बिना रुके बिजली चाहिए, एडवांस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम्स चाहिए, डेडिकेटेड सिक्योरिटी और हजारों कारों के लिए पार्किंग मैनेजमेंट चाहिए। और सबसे अहम, बड़े बड़े चिलर और HVAC सिस्टम्स का लगातार मेंटेनेंस, जो तपती गर्मी में भी इन विशाल इमारतों को एकदम ठंडा और आरामदायक बनाए रखते हैं। यही वजह है कि जो किराएदार यानी वो रिटेल ब्रांड्स और फ्रेंचाइजी वहाँ हाई ऑपरेशनल फीस दे रहे हैं, वो मॉल को बहुत बारीकी से जज करते हैं। वो देखते हैं कि बेसिक साफ सफाई कैसी है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रही है, और यहाँ तक कि चिल्लर से आने वाली ठंडी हवा का एग्जैक्ट टेम्परेचर परफेक्ट है या नहीं। अगर मॉल का तापमान सही नहीं है या एस्केलेटर बंद है तो कस्टमर्स नहीं आएंगे, जिसका सीधा असर ब्रांड की सेल्स पर पड़ता है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी रियलिटी पर, मॉल्स इन द डिजिटल एज। ई-कॉमर्स की चुनौतियों को कैसे फेस किया जा रहा है? दुबई में हुई एक रीसेंट स्टडी इस सिचुएशन को एकदम क्लियर कर देती है। सोचिए, दुबई जो अपने वर्ल्ड क्लास और लग्जरी मॉल्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, वहाँ भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जबरदस्त ग्रोथ ट्रेडिशनल रिटेल फुट ट्रैफिक को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है। ये क्वांटिटेटिव स्टडी प्रूव करती है कि ऑनलाइन शॉपिंग अब फ्यूचर का थ्रेट नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंट और ग्लोबल रियलिटी है जो बड़े बड़े रिटेल मार्केट्स को हिला रही है। ई-कॉमर्स फिजिकल स्टोर्स पर भारी दबाव डाल रहा है, क्योंकि इसने कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से रिकैलिब्रेट कर दिया है। एक क्लिक पर घर बैठे डिलीवरी और ऊपर से AI के स्मार्ट रिकमेंडेशंस, कन्वीनियंस और पर्सनलाइजेशन की डिमांड तो बस आसमान छू रही है। अब सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के इसी एडवांस लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट मार्केटिंग की वजह से फिजिकल रिटेल स्पेसेस को अब सर्वाइवल का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो इस विशाल चुनौती का सल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन। मॉल्स को अब सिर्फ खरीदारी की जगह वाली सोच से बाहर आना होगा। उन्हें मल्टी डायमेंशनल, ओमनी चैनल स्पेसेस में इवॉल्व होना पड़ेगा। मतलब उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए फिजिकल स्पेसेस में डिजिटल कन्वीनियंस को ब्लेंड करना होगा। इंटरैक्टिव कियोस्क, क्लिक एंड कलेक्ट मॉडल्स और ऐसा कमाल का कस्टमर एक्सपीरियंस देना होगा जो एक स्मार्टफोन की स्क्रीन कभी नहीं दे सकती। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया आपस में और ज्यादा जुड़ती जा रही हैं, आने वाले दशक में ये फिजिकल रिटेल इकोसिस्टम खुद को कैसे म्यूटेट करेगा और सर्वाइव करेगा। ब्रांड्स, फ्रेंचाइजीज और मॉल्स का ये सफर आगे कौन सा नया मोड़ लेगा, ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होगा। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको रिटेल की दुनिया की एक नई पिक्चर मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।